नमस्कार दोस्तों, धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों तक आज के इस सेशन का नोटिफिकेशन पहुंच गया है, तो सभी साथी जुड़िए। प्यारे दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास में हम देखने वाले हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए सामान्य ज्ञान सामान्य जागरूकता का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 65। इससे पहले हमारी 64 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप सबने क्लासेस देखी है, नहीं देखी है तो इसी चैनल की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेज आप देख सकते हैं। चलिए जुड़िए से भी एक बार यस कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज अच्छे से आप लोगों तक पहुंच पा रही है। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप तमाम साथियों का फिर से स्वागत है अपने इस बेहतरीन क्लास में। लाइव चैट ओपन कर लीजिए और मेरे साथ में आज की क्लास को शुरू कीजिए। बेहतरीन तरीके से आपको स्कोर करने की कोशिश करना है आज के इस प्रैक्टिस सेट में। और जो भी मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, जो भी संबंधित सवाल मैं आपको बताता हूं, वो भी आपको देखते चलना है। ये आपके लिए बैच चल रहा है 999 की जगह 699 में आप ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। एक साल की वैलिडिटी के साथ में सभी क्लासेस, सभी तरह के नोट्स, क्विज और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क मिलने वाली है। जिन बच्चों ने बैच कर रखा है, तैयारी अच्छी कर रखी है, बैच की आवश्यकता जिनको नहीं है, उनको लगता है कि हमारी तैयारी पूरी है, तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी की जांच, अपनी तैयारी की परख जरूर करें। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसमें भी छूट चल रही है महाबचत में, आप 159 रुपए में इसको खरीद सकते हैं। धोरा क्लासेज एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। श्री गणेश करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का या के कार्य है। आपको दिया गया है पहला कार्य मुद्रा जारी करना, आपको दूसरा कार्य दिया है आखिरी कर्जदाता। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा कार्य है। केवल दूसरा है, केवल पहला और दूसरा दोनों है, केवल पहला है, न तो पहला नहीं दूसरा। इनमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। आज की क्लास में एकदम डिफरेंट, अलग और लेटेस्ट आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आज क्लास को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, एक भी सवाल स्किप नहीं करना है, ठीक है। आज जो है आपकी तैयारी का पूरा आंकलन आपको इस क्लास में मिलने वाला है, तो हर एक सवाल का अपनी तरफ से जवाब देना, अपना बेस्ट ऑप्शन आपको लिखते जाना है, ठीक है। हाँ, तो देखिए सही आंसर प्यारे साथियों, इसमें जो बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें पहला और दूसरा दोनों आरबीआई के कार्य हैं, मतलब ऑप्शन प्यारे साथियों क्या कर देंगे, ऑप्शन कर देंगे इसमें बी। बी प्यारे साथियों बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आरबीआई के अन्य कार्यों की बात करें तो आरबीआई मुद्रा जारी करने का काम करता है, आखिरी कर्जदाता है। आरबीआई से ऊपर कोई कर्जदाता हमारे देश के अंदर नहीं है। आरबीआई वो इंस्टीट्यूट है जो बैंक्स को कर्ज देती है, ठीक है। बैंकर का बैंक है, सरकार का बैंकर है, क्रेडिट कंट्रोल करने वाला इंस्टीट्यूट कौन है, आरबीआई है। प्यारे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। मुख्यालय प्यारे साथियों इसका मुंबई में है। और सबसे पहले इसके जो गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो इसके बारे में यानी आरबीआई के बारे में सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, आते रहते हैं। आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा संगठन ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में डेनम के साथ साझेदारी की है। तो डेनम जो है उसके साथ में साझेदारी किसके द्वारा की गई है, यूएनजीए, यूनेस्को, यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ में से आप लोगों को जवाब इसका लिखना है। ये नवीनतम लेटेस्ट आप लोगों का सवाल है, सभी को आंसर करना है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसमें सही आंसर कर पाते हैं। हाँ जी, बताते जाइए सभी। आप सबको मौका मिलता है लाइव चैट में अपनी जांच का, अपनी परख का, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का और अपना ध्यान क्लास में पूरी तरह से एकाग्रचित करने का। इसलिए लाइव चैट का पूरा फायदा आपको मिलना चाहिए, हर सवाल का जवाब आपको देना है, ठीक है। सही आंसर प्यारे साथियों यूएनडीपी जो बच्चे कह रहे हैं यानी ऑप्शन सी जिनका आ रहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को शॉर्ट में हम कहते हैं, और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसको डेनम बोलते हैं, न महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में सुविचारित कैरियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सहयोगात्मक साझेदारी प्यारे साथियों की है।
ये 3 वर्षीय परियोजना 2025 से आगे विस्तार योग्य है, यानी आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है। मुख्य उद्देश्य है कि उद्यमिता विकास और उद्यम वृद्धि को बढ़ावा देना, जो शुरू में 8 शहरों को प्यारे साथियों कवर करने वाली आपकी योजना है। तो यूएनडीपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दोनों मिलकर जो इस पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना, यानी पहला 5 ईयर जो प्लान है वो प्यारे साथियों लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान बना था, ये किस प्रकार का प्लान था। मतलब कहने का ये है कि समाजवादी, पूंजीवादी, अधिनायकवादी या अराजकतावादी किस प्रकार था। मुझे लगता है ये सवाल हमने शायद पहले भी करा होगा, फिर से आया है, मतलब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सभी के सभी आंसर दे दीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की थी, समाजवादी, पूंजीवादी, अधिनायकवादी या अराजकतावादी। सही आंसर प्यारे साथियों समाजवादी करेंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। अभी देखिए थोड़ा इसके बारे में समझिएगा कि पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम है। तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन ने 1920 के दशक के अंत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। भारत ने सोवियत संघ यानी वर्तमान में रूस के आर्थिक नियोजन मॉडल से प्रेरित होकर अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नियोजन के समाजवादी दृष्टिकोण को प्यारे साथियों हमने अपनाया था। हमने आर्थिक नियोजन का समाजवादी दृष्टिकोण हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। अधिक का मतलब है कि अधिकतम कितने सदस्य जो है राज्यों की विधानसभा के अंदर हो सकते हैं, या किसी भी राज्य की एक विधानसभा के लिए हो सकते हैं। यानी अधिकतम कितने सदस्यों का या विधानसभा में कितनी सीटों का प्रावधान है, 400, 600, 500 और 300। इनमें से आप लोगों को प्यारे साथियों जवाब देना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, सो दैट यू हैव टू आंसर इट करेक्टली। आपको अच्छे से इसका जवाब देना है, जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लिखे लगे वो लिखना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट आपसे आर्टिकल पूछा, आर्टिकल 333 आपको बताना है। यहां से अलग अलग प्रकार के सवाल भी प्यारे साथियों पूछे जाते हैं। हाँ जी, आर्टिकल 333, अधिकतम सदस्य विधानसभा के लिए 500 प्यारे साथियों हमारे संविधान के अंदर निर्धारित किए गए हैं। न्यूनतम प्यारे साथियों 60 सदस्य हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। चलिए इसके बारे में हम बात करें तो भारत में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे प्यारे साथियों चुने जाएंगे। कहने का मतलब हम विधायक की बात कर रहे हैं। अपवाद स्वरूप बात करें तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम प्रत्येक में 30-30 सदस्य ही हैं, यानी यहां पर 60 सदस्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे स्टेट है। मिजोरम में 40 सदस्य है, नागालैंड में प्यारे साथियों 46 सदस्य हैं। सर इनमें इतने कम क्यों है? क्योंकि इनमें जनसंख्या के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इनकी जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी वैसे वैसे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान की सीट्स है, उनको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर प्यारे साथियों किए गए थे? यानी अमृतसर की जो संधि है वो कब हुई थी? 1810, 1809, 1808 या प्यारे साथियों 1811। ये भी बहुत ही जबरदस्त आपसे सवाल पूछा गया है। कितने लोगों को पता है अमृतसर की संधि के बारे में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ये प्यारे साथियों आपकी संधि हुई थी। बता दीजिए सभी आंसर। इसमें एक विशेष सीमा रेखा का प्यारे साथियों निर्धारण किया गया था। तो यहां पर जो बच्चे कह रहे हैं सर 1809 के अंदर, बिल्कुल सही बात है, 1809 के अंदर अमृतसर की संधि हुई थी। इसके बारे में बात करें
तो अमृतसर की संधि 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में प्यारे साथी हुई थी। इस संधि ने सतलुज नदी को ब्रिटिश क्षेत्रों और सिख साम्राज्य के बीच में सीमा रेखा के रूप में स्थापित किया था। यानी ये तय किया था कि जो सतलुज नदी है उसके एक तरफ ब्रिटिश क्षेत्र है, एक तरफ सिख जो है सिख साम्राज्य रहेगा, यानी सीमा रेखा निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली, थोड़ा सा अगर ठीक ठाक तरीके से विचार करोगे तो आप इसका जो आंसर है वो शब्द निकाल सकते हो। कथक, गरबा, छऊ और कथकली आपको दिया है। मतलब उत्तर प्रदेश जब आपको नाम दे दिया गया है, इसका मतलब यह है कि आपको इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं ऑप्शन के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इंडो फारसी नृत्य शैली, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही आंसर होगा कथक, यानी ऑप्शन क्या करेंगे हम, ऑप्शन करेंगे ए इसके अंदर। देखिए, उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम है कथक। कुछ प्रमुख नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों की बात करें, गरबा जो दिया है ये गुजरात का है प्यारे साथियों। छऊ जो आपको दिया है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का प्यारे साथियों नृत्य है। और कथकली आप सबको पता होना चाहिए केरल का है। तो बचा क्या, बचा कथक जो उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम केरल का है और सत्रिया प्यारे बच्चों आपका कहां का है, ये असम का प्यारे साथियों प्रमुख नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसका सवाल है, पन्नालाल घोष का। पन्नालाल घोष शहनाई वादक, तबला वादक, घटम वादक या बांसुरी वादक, इन चार में से आप लोगों को बताना है। स्ट्रैटेजिक जीके का शानदार सवाल है। एक सवाल प्यारे साथियों इस प्रकार का आने की प्रबल क्या रहती है, संभावना। तो कितने लोगों को पता है पन्नालाल घोष के बारे में। जब हमने भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, कलाकार, वाद्य यंत्रों की बात करी तब हमने पन्नालाल घोष के बारे में भी बात करी थी। तबला वादक है प्यारे साथियों, क्या है, तबला वादक। यानी ऑप्शन क्या करेंगे इसमें, ऑप्शन करेंगे बी। बी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है। भारत के अन्य बांसुरी वादकों में हरिप्रसाद चौरसिया का नाम जो है सबसे ऊपर आता है, फिर रानू मजूमदार का आता है, राजेंद्र प्रसन्ना का आता है, परवीन गोदखेड़ी का नाम आता है। शहनाई वादकों में बिस्मिल्लाह खान का आता है, अली अहमद का आता है और हुसैन खान का नाम आता है। तबला वादकों में जाकिर हुसैन का आता है, किशन महाराज का आता है, अल्लाह रखा का नाम आता है। घटम वादकों में थेटाकुड़ी, हरिहर, विनायक राम का नाम आता है। याद रखना ये अलग वाद्य यंत्र है, इसका पूछ लेगा तो कहीं ना कहीं फंस सकते हो, तो इसको जरूर अच्छे से याद रखना। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके बाद में अगर देखें तो कौन इनमें से चीफ ऑफ डिफेंस बना, ये आपको बताना है। सही आंसर बताना है। एडमिरल आर हरिकुमार दिया है, जनरल मनोज पांडे दिया है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान दिया है। तो उनके बाद में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन करेंगे डी। देखिए, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेक्टर की अध्यक्षता वाली रक्षा विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम क्या बने थे प्यारे साथियों, सीडीएस बने थे। ये सवाल आपका स्ट्रेटेजिक जीके का एक प्रमुख सवाल बन गया है, ये आपसे लगातार पूछा जा रहा है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। दो शब्द आपको दिए हैं, ईगल और बास्केट। इन दो में से क्रिकेट से किसका संबंध नहीं है। अब ऑप्शन देखिए और प्यारे साथियों इसका जवाब बढ़िया तरीके से लिख दीजिए लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में। जितने भी प्यारे साथी अपनी ये क्लास देखते हैं, सबसे एक दरख्वास्त है कि आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करें। यानी क्लास देखने के बाद आप कमेंट करके क्लास के बारे में बताया करें।
आपकी तैयारी कैसी है, अपनी क्लास कैसी लगती है, अपनी क्लास से आपको कितनी मदद मिल रही है, तैयारी में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये सभी बातें जरूर बताया करें। हाँ जी, देखिए यहां पर हम करेंगे कि दिया है क्रिकेट से संबंधित नहीं है और एक और दो दोनों ही नहीं है, यानी ऑप्शन डी करेंगे। अब इस प्रकार के सवालों में आप अगर इस नहीं को भूल जाओगे तो गलत जवाब दे बैठोगे। आप कहोगे सर कि ईगल भी क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बास्केट भी नहीं है, तो आप कहोगे न तो एक और नहीं दो। यहाँ ना, चलो ना एक है ना ही दो अगर करें ना तो भी सवाल नकारात्मक है तो जवाब सकारात्मक आना चाहिए, नकारात्मक नहीं आना चाहिए। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से है, अगर ये सवाल होता तो हम कहते हैं न तो एक का है और न ही दो का संबंध है। यहां कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, तो एक का भी नहीं है और दो का भी नहीं है, यानी दोनों का ही संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम डी करेंगे। जिन बच्चों ने जल्दी करा है, थोड़ा समझा नहीं है सवाल को, उन्होंने एक किया होगा, लेकिन एक गलत है, ठीक है। देखिए ईगल शब्द जो है वो आपका गोल्फ खेल से संबंधित है और बास्केट शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित शब्दों में विकेट, बाउंसर, बैट्समैन, बॉलर, सेंचुरी, ऑल आउट, ऑलराउंडर, बाई, कैच, लेग, ये सब प्यारे साथियों किसके हैं, क्रिकेट से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं, ये आपको बताना है। ये खिलाड़ियों में इनका नाम जो है वो अग्रण है और अच्छे से आपको सोचकर जवाब देना है। लिएंडर पेस जो है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट और लॉन टेनिस में से आप लोगों को बताना है। अटलांटा ओलंपिक में इन्होंने जो मेडल है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 1996 के अंदर ये जीते थे। लॉन टेनिस के किसके हैं, लॉन टेनिस, यानी ऑप्शन क्या करेंगे, डी करेंगे। तो लिएंडर पेस लॉन टेनिस के बढ़िया खिलाड़ी है। लिएंडर पेस लॉन टेनिस पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों में एकल कांस्य पदक प्यारे साथियों जीता था। पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला इनको 1996-97 में, अर्जुन पुरस्कार मिला 1990 में, पद्मश्री पुरस्कार 2001 में मिला। अन्य भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की बात करें तो सानिया मिर्जा जो पाकिस्तान चली गई थी लेकिन वापस आ चुकी है, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति और रामनाथन कृष्णन 1954 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले प्रथम एशियाई खिलाड़ी बने थे। ये आपको जरूर याद रखना है, रामनाथन कृष्णन के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की स्थापना की गई है 2015 में। तो नीति आयोग क्या है, एक नैतिक विचारक समूह है, सामाजिक विचारक समूह है, धार्मिक विचारक समूह है या नीति विचारक समूह है। बहुत अच्छे से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ोगे मजा आएगा आप लोगों को जवाब देने में। चलो लिख दो आंसर क्या होगा। नीति आयोग नामक क्या है, किस प्रकार का समूह है। तो नीति आयोग हमारा नीतियां बनाता है, स्कीम्स बनाता है, तो स्ट्रेटजी बनाता है, तो डी करेंगे मेरे साथियों, क्या करेंगे, डी। नैतिक मत कर देना, सामाजिक धार्मिक तो आप नहीं करोगे मुझे पता है। नैतिक और नीति ये दो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो नैतिक नहीं है ये नीति, नीति का संग्रह थिंक टैंक है ये इंडिया का, ऑप्शन डी करेंगे इसमें। देखो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति विचारक समूह की स्थापना 1 जनवरी 2015 को पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर प्यारे साथियों की गई। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन प्यारे साथियों क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान सभा ने को भारत के संविधान को अपनाया था, आज की क्लास का बोनस आप लोगों को इस सवाल में दिया जा रहा है। चलो जी प्राप्त कर लो सभी के सभी, बढ़िया आपको बोनस यहां पर मिल रहा है। बताओ जरा, यानी आसान सवाल आ चुका है आप लोगों के लिए।
24, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त आप लोगों को दिया गया है। मुझे लगता है गलत नहीं करोगे, 26 नवंबर ही करोगे। 26 नवंबर 1949 को प्यारे साथियों संविधान अपनाया गया। अब इसके बारे में थोड़ी बात करें तो हर तरह का सवाल आता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया। भारत का संविधान 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया। तो ये सवाल भी आता है कि किस मिशन योजना के तहत संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया, तो भारत का संविधान 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसका था? 1934 में एमएन रॉय का था। ये अच्छा सवाल है, इसको स्टार कर लेना। आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो 1934 में संविधान सभा का विचार सबसे पहले एमएन रॉय ने प्यारे साथियों प्रस्तुत किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और मिजोरम में से आप लोगों को जवाब देना है। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक वाला राज्य आपको बताना है। सही आंसर हम क्या करेंगे? केरल प्यारे साथियों, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में केरल जो है सबसे अधिक पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता वाला राज्य है। इसकी समग्र साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम का प्यारे साथियों स्थान आता है, यानी केरल के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम। बिहार की साक्षरता दर देश में सबसे कम है। पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य राजस्थान है। ये अच्छा सवाल लगा मुझे, ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपसे ये पूछ लेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में देखने को मिला, तो महिला पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान के अंदर प्यारे साथियों आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है, इनमें से बताना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की जीवंत नृत्य शैली कौन सी है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ ये गति पकड़ता है। तो कौन सी नृत्य शैली की बात कर रहे हैं? मटकी, गणगौर, राई और सवांग में से प्यारे साथियों आप लोगों को जवाब लिखना है। आ गया जी स्टैटिक जीके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का है ये, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको हिंट के तौर पर सवाल में दी गई है, जैसे ये मृदंग की थाप पर शुरू होता है, ये गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ में आगे बढ़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो आप कहोगे सर राई है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी प्यारे साथियों, बिल्कुल सही है। देखिए राई बुंदेलखंड का ये नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। स्वांग जो है ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। मटकी ये मालवा क्षेत्र का एक सामुदायिक नृत्य जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद बात करें तो गणगौर, निमाड़ क्षेत्र में गणगौर उत्सव के अवसर पर 9 दिनों के दौरान उनके देवता रणुबाई और धनियार सूर्य देव के सम्मान में गणगौर प्यारे साथियों नृत्य किया जाता है, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन आपको दिए गए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना। पहला कथन आपको दिया गया है यहां पर कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। दूसरा कथन, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से प्यारे साथियों जाना जाता था। ये दो कथन है। अब दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है और अपना ऑप्शन चुनना है। बताओ जी।
जी, सही आंसर जो कह रहे हैं कि सर दोनों ही तो सही है, ऑप्शन क्या करेंगे, डी करेंगे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। देखो, बात करें भगवान बुद्ध की तो इनका जन्म लुम्बिनी लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध से अन्य संबंधित तथ्य, इनका पिता जो है वो शाक्य वंश के प्रमुख थे और ये शाक्य वंश से संबंधित है। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महारानी माया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में प्यारे साथियों अपना घर त्याग दिया था। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनि विनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो घर त्यागने का जो कर्म था गौतम बुद्ध का, उसको महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। बुद्ध के जीवन के प्रतीक जन्म, कमल का फूल, त्याग, घोड़ा जिसको कंथक बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष है इनका सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह। और प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन है और महापरिनिर्वाण जो है उसका चिन्ह है स्तूप। तो ये बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक है, याद रखना। जन्म का प्रतीक है कमल का फूल, त्याग का है घोड़ा या कंथक, ज्ञान प्राप्ति का है बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और प्रथम उपदेश जो है उसका प्रतीक है धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण मृत्यु का है स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। कौन बने थे भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव? आपको दिया है कमला हैरिस, अक्षता मूर्ति, ऋषि सुनक और सुएला वेबरमैन। अच्छा सवाल है, गलत होने की प्रबल संभावना वाला सवाल है, यानी बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि आप इसको गलत करोगे। चलो देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। कमला हैरी, अक्षता मूर्ति, ऋषि सुनक और सुएला वेबरमैन में से आपको बताना है। और भारतीय मूल के जितने भी लोगों ने विदेशों में झंडे गाड़े हैं उनके बारे में सवाल अक्सर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो कोशिश करो कि आपका सवाल गलत ना हो। प्यारे साथियों, हमने पता नहीं आप में से कितने लोग फायदा ले रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमारी जितनी भी क्लासेस हुई है इस सीरीज में यूट्यूब पर निःशुल्क, उन सभी क्लासेस के जो निःशुल्क नोट्स है वो हम आपको दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवाते हैं। तो जिन प्यारे साथियों को वापस क्लासेस की रिवीजन करना है, नोट्स पढ़ना है, वो निःशुल्क तरीके से दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पे जाके निःशुल्क सामग्री में जाके नोट्स पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके रिवीजन अपनी कर सकते हैं। तो जरूर करिएगा, बहुत ज़्यादा इससे आपकी तैयारी में इंप्रूवमेंट आएगा, चीज़ें नई आपके दिमाग में बनती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर दे रहे हैं कि सर ऋषि सुनक या कमला हैरिस तो अमेरिका से है। ऋषि सुनक आपको पता है कि प्रधानमंत्री है। अभी देखो सुएला वेबरमैन ना, ये सचिव बनी थी कहाँ की, यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव। यानी गृह सचिव कौन बनी थी, होम सेक्रेटरी ये बनी थी सुएला वेबरमैन। अब देखो इसकी बात करते हैं, सुएला वेबरमैन यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। अन्य की बात करें तो कमला हैरिस जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति अक्टूबर 2024 तक, क्योंकि बाद में क्या हुए, अभी इलेक्शन हुए, कमला हैरिस ने राष्ट्रपति का चुनाव हारा है। और कौन बना है तो आप सबको पता होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप बना है। अक्षता मूर्ति एक व्यवसायी महिला है और ऋषि सुनक की पत्नी है। भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की ये बेटी है अक्षता मूर्ति। ऋषि सुनक ने अक्टूबर 2022 से जुलाई 2024 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? लो जी, जबरदस्त प्यारे साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के सवाल आने की हर परीक्षा में ही बहुत अच्छी संभावना रहती है। तो अच्छा सवाल आप लोगों के सामने है, दे दीजिए सभी के सभी जवाब। क्या करोगे इसमें? उन्नीस 1911, 1921, 1941 और 1931 में से जो प्यारे साथी 1931 कर रहे हैं, ऑप्शन डी कर रहे हैं, उन सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के बीच हस्ताक्षरित एक क्या था, समझौता था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा सत्याग्रह की अवधि के अंत का प्यारे साथियों प्रतीक है।
सरकार की ओर से इरविन ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहाई पर सहमति व्यक्त करी जो हिंसा के प्यारे साथियों दोषी नहीं थे, यानी उन सबको छोड़ा गया गांधी इरविन समझौते के माध्यम से। गांधी इरविन समझौते का सवाल प्यारे साथियों लगातार पूछा जाता है। प्यारे साथियों, जबरदस्त बेहतरीन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। 250 की जगह अभी आपको ये मिल रही है मात्र 159 रुपए में। तैयारी को पूरी तरह से जांचें, परखें, व्याख्यात्मक है, एक से बढ़कर एक सवाल इसमें दिए गए हैं, पूरी तरह से जो आप चेक कर सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन करें, शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन करें दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर और ऑफर का लाभ उठाएं। मेरी मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आप सभी प्यारे साथियों को। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।